नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के डिफेंस सेक्टर्स में पिछले साल 2025 की बात करें तो इसमें काफी रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल्स हैं इसे शोकेस किया गया। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स को यहाँ पर टेस्ट किया गया। इतना ही नहीं, भारत जो डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था, आज भारत डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि आंकड़े यहाँ पे ये बताते हैं कि भारत की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ये 1.5 लाख करोड़ के नंबर्स को टच कर चुका है। इवन की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये अप्रॉक्स 24,000 करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है, और ये बातें रिसेंटली राजनाथ सिंह जी की तरफ से कहा गया था। और इन सबको देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि भारत एक नया ग्लोबल आर्म्स हब बनने की दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि ये भारत को एज ए न्यू ग्लोबल आर्म्स हब के रूप में देखना चाहते हैं। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले कि यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर इजराइल हो, क्यों यहाँ पर भारत को नेक्स्ट ग्लोबल आर्म्स हब के रूप में देख रहे हैं। इवन कि यूरोप हो या फिर इजराइल हो, इनकी डिफेंस प्रोडक्शंस में कौन कौन सी समस्या है, और क्यों आज के टाइम में जो पूरी दुनिया है ये भारत को एक नया ग्लोबल आर्म्स हब के रूप में देख रहा है। सो बात करते शुरुआत से। आज के मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में जो ओल्ड एजम्पशंस हैं, जो पुरानी अवधारणा है कि जो वॉर होते हैं ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, क्विक होते हैं, सर्जिकल होते हैं, और मास लेवल में वेपन्स की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में स्मार्ट वेपन्स है और मिनिमल एम्यूनिशंस है तो ये काम चल जाता है। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से पहले 2022 से पहले आपने जितने भी वॉर देखे होंगे, चाहे इजराइल का 6 डेज वॉर हो या फिर यूएस का कोई वॉर हो, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए था। लेकिन रशिया यूक्रेन जो वॉर है ये 1-2 साल नहीं, अब ये 4 साल कंप्लीट करने वाले हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज अपने फैक्ट्रीज को इस तरीके से डिजाइन किए थे कि एक शॉर्ट टाइम के लिए अगर वेपन्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो रियलिटी है वो सामने आती है, जो मिथ है वो ब्रेक होता है, जो ये प्रूव कर चुका है कि जो वॉर है ये लंबा भी जा सकता है। हमने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में इजराइल और हमास के बीच का भी वॉर देखा जो एक लंबे टाइम तक चला। हमने ये भी देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर में किस तरीके से जो यूक्रेन है ये एम्यूनिशन से लेकर इक्विपमेंट ये अनप्रेसिडेंटेड रेट से कंज्यूम कर रहा है। और जब सिप्री की तरफ से डेटा रिलीज किया गया 2020 से लेकर 2024 तक के बीच में सबसे बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन रहा है, तो यहाँ पर यूक्रेन का जो नाम है ये सबसे टॉप में था। इसके बाद भारत यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जहां 2015 से लेकर 19 तक में यूक्रेन ओनली 0.1% आर्म्स को इंपोर्ट करता था, जो टॉप 10 से काफी बाहर था। लेकिन 2020 से लेकर 24 तक में ये जो नंबर्स हैं आप देख सकते हैं 8.8%। वहीं भारत के जो परसेंटेज है ये तो घटे हैं, क्योंकि हम लोग आज के टाइम में इंपोर्ट को कम कर रहे हैं और स्वदेशी के ऊपर में फोकस ज्यादा कर रहे हैं। सो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो यूरोपियन फैक्ट्रीज हैं जो बेसिकली वेपन्स को प्रोड्यूस करते थे, ये मास लेवल में वेपन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब तक यूरोपियन कंट्रीज रिलाइज करते थे हाईटेक इनोवेशंस के ऊपर में। तो रशिया यूक्रेन वॉर कहीं न कहीं ये प्रूव कर चुका है कि हाईटेक इनोवेशंस या अकेला सफिशिएंट नहीं है। एक देश के लिए जो मास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है ये इक्वली इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले ऐसे भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि जो यूरोपियन यूनियन है यहाँ भी आर्म्स को लेकर डिले देखने को मिल रहा है, जो एम्यूनिशंस के प्रोडक्शन है इसमें भी एक शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो लैक ऑफ स्केलेबिलिटी है ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर रहा है। और इसीलिए आज के टाइम में यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर इजराइल हो, ये अब भारत की तरफ देख रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शंस के लिए। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इनकी फैक्ट्री डिजाइन की गई है पीस टाइम एफिशिएंसी के लिए और शॉर्ट सप्लाई चेन्स के लिए। और अगर कॉन्फ्लिक्ट लार्ज स्केल पर होती है तो यूरोप की जो फैक्ट्रीज है ये मास लेवल में वेपन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसके अलावा एक पॉलिटिकल प्रेशर भी देखने को मिलता है। कहीं न कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज है ये यूएस के ऊपर में जो डिपेंडेंस है वो कम करना चाहते हैं, अब ओवर रिलायंस को यहाँ पर अवॉइड करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज है इन्हें एक न्यूट्रल, स्केलेबल, रिलायबल पार्टनर की नीड है, और इन सब पैरामीटर में इंडिया जो है वो फिट बैठता है। और रही बात अगर इजराइल की, तो इजराइल आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है। मिसाइल से लेकर जो एयर डिफेंस है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी चीजें इजराइल के लिए कहीं न कहीं स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर वीकनेस की बात करें, अब क्योंकि इजराइल की जो जियोग्राफी है ये काफी लिमिटेड है, एरियाज काफी कम है, तो फैक्ट्री फुटप्रिंट भी काफी कम होंगे, जिस कारण जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो भी फाइनाइट में होंगे। इसके अलावा जो लेबर है ये भी इजराइल के लिए एक वीकनेस है। और अगर मल्टी फ्रंट वॉर अगर इजराइल को लड़ना पड़े तो ऐसे टाइम में इजराइल के पास में इतनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है कि वो मास लेवल में वेपन्स को प्रोड्यूस कर सके। तो इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर इजराइल शॉर्ट आउट करने के लिए इंडिया एक बेस्ट एक्सटर्नल पार्टनर है, जहां पर इजराइल अपने डिफेंस प्रोडक्शंस को एक्सटेंड कर सकता है।
और भारत इसलिए भी यहाँ परफेक्ट फिट होता है क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल स्किल की बात करें जहाँ पर लार्ज स्किल से लेकर सेमी स्किल वर्कफोर्स भी है, हम लोग 24/7 आवर्स जो फैक्ट्रीज है ये रन कर सकते हैं। रैपिड तरीके से जो अपने स्किल अप कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और रही बात डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस की, तो भारत ऑलरेडी यहाँ पर आर्टिलरी से लेकर जो मिसाइल्स है, चाहे आकाश हो, अस्त्र हो, ब्रह्मोस हो, UAV हो, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो, रडार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम्स, भारत इसे आज के टाइम में प्रोड्यूस करता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये 30 से लेकर 50% कम है एज कंपैरिजन टू यूरोप। इसके बाद में स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी भी है, जिसमें इजराइल हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो, ये भारत के ऊपर में ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि भारत जो है ना ही नाटो का मेंबर है ना ही चाइना की तरह है। मीन्स यूरोप के लिए और इजराइल के लिए भारत एक लो रिस्क और हाई आउटपुट कंट्री बन सकता है। और हमने इसकी पहले भी देखे, पिछले साल फरवरी की बात करें तो भारत की तरफ से पहली बार इजराइल और भारत के बीच में जो हर्मिस 900 जो कि एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसे पहली बार भारत में प्रोड्यूस करके इजराइल को डिलीवर किया गया था। और आपको बता दें कि इजराइल के लिए भारत पहला ऐसा देश है जिसमें भारत की तरफ से अदानी और इजराइल की तरफ से जो एल्बिट सिस्टम्स है, दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर्स एस्टैब्लिश किया गया है हैदराबाद में। इतना नहीं, यहाँ पर अदानी और इजराइल का जो इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज है, ये आज के टाइम में राइफल से लेकर जो मशीन गन्स है, एडवांस आर्बिल ऑटोमेटेड टारगेटेड सिस्टम्स है, ये भी प्रोड्यूस करते हैं। रही बात यूरोपियन कंट्रीज की, तो आज से कुछ मंथ पहले की बात कर रहे हैं, जून की हम बात कर रहे हैं, जब भारत की तरफ से रिलायंस और जर्मनी की तरफ से जो डील है, दोनों के बीच में 10,000 करोड़ की यहाँ पर डिफेंस पैक्ट साइन की गई थी, जो रिलायंस के लिए 4th मेजर डिफेंस कोलैबोरेशन था, जिसमें भारत में जो वोल्केनो प्रिसीजन एम्युनिशन है, इन्हें यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है। और इस तरह से काफी ऐसे देश हैं जिनके साथ में भारत मिलकर भारत में ही वेपन से लेकर जो एम्युनिशन है इनका निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हैमर एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन वेपन्स को लेकर यहाँ पर डील की गई थी, इसी साल की बात कर रहे हैं। इवन की इस साल अक्टूबर की बात करें तो US इंडिया के बीच में 10 साल के लिए एक डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया गया है, जिसमें हाईटेक जेट इंजन को डेवलप किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्वीडन का जो साब है, ये ऐसा पहला फॉरेन कंपनी है जिन्हें भारत की तरफ से 100% FDI अप्रूवल दिया गया है, ताकि ये भारत में ही जो कार्ल गुस्ताफ M4 रिकॉयलेस जो राइफल है इसे मैन्युफैक्चर कर सके। इवन की रशिया की बात करें तो रशिया और भारत के बीच में रेलोस एग्रीमेंट को लेकर भी यहाँ पर जो उनकी जो पार्लियामेंट है वहां से रेटिफाई कर दिया गया है, मीन्स रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसे फरवरी के टाइम में ही इंडिया और रशिया के बीच में इसे साइन किया गया था। और इसके अलावा भी अगर भारत की बात करें तो भारत में आज के टाइम में जो डिफेंस प्रोडक्शंस है ये 1.5 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो टच कर चुका है। इवन की एक्सपोर्ट के मामले में भी अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंपोर्ट के मामले में भले ही भारत 1 में है, लेकिन भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट के मामले में आप देख पाएंगे 4th पोजीशन रखता है। और इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भारत इसलिए भी फिट है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से डिफेंस सेक्टर्स में हम लोग प्राइवेट प्लेयर की भी जो एंट्री है वो भी सुनिश्चित किए हैं। और आप देख पाएंगे 2025 में जो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन है ये 23% बढ़ा है, जहां पर लास्ट ईयर 21% था। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, भले ही इनके पास में जो टोटल होल्डिंग है ये 77% है, लेकिन जो प्राइवेट फर्म्स हैं ये पब्लिक सेक्टर के कंपेरिजन में 3 टाइम फास्टर रेट से ये ग्रो कर रहा है। वही अगर बात करें MSME को लेकर तो 16,000 MSME ऐसे हैं जो फिलहाल भी रजिस्टर्ड है इन द डिफेंस सप्लाई चेन में, जहां पहले MSME की तरफ से सिंपल कंपोनेंट्स यहां पर बनाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में डिफेंस सप्लाई चेन को लेकर यहां पर सब सिस्टम्स को भी यहां पर बनाया जा रहा है। और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर भी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस है, जिन्होंने फाइनेंशियल 2024 से 25 में 1762 एक्सपोर्ट को ऑथराइज किया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 17% ये ज्यादा है। और रिसेंटली 2025 के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिव्यू में ये बताया गया कि भारत की जो डिफेंस बजट है ये आज के टाइम में 6.81 लाख करोड़ है। अगर डॉलर में बात करें तो ये $82 बिलियन के आसपास में है। इतना ही नहीं, 2029 तक में भारत के डिफेंस प्रोडक्शन का जो टारगेट है इसे 3 लाख करोड़ करने की बात की जा रही है। वही एक्सपोर्ट की बात करें तो इसे 50,000 करोड़ 2029 तक करने की बात की जा रही है। वहीं डिफेंस इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर इस साल के एंड तक में और भी कम करने की बात की जा रही है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।